अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान। वक़ार साहब शायद हमें कुछ देर में जॉइन करेंगे, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं हमारे ख़ास मेहमान आज हैं मंसूर जाफ़र साहब, इस्लामाबाद से हमें जॉइन कर रहे हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर और ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अल अरबिया टीवी से भी वाबस्ता हैं। सो हमने सोचा कि ये सारा जो मामला चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल का, अगरचे इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, लेकिन इस वक़्त वो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है दुनिया में। तो इस पर हम इनसे बात करें और ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये मामला है क्या? तो अपने दोनों दोस्तों की इजाज़त से मैं मंसूर साहब आपसे शुरू करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है सवाल यही है कि ये एकदम जो इश्यू फ्लेयर अप हो गया है और ऐसे लगता है कि एक फुल ब्लोन जंग की तरफ जा रहा है, इसकी वजह क्या बनी? अगर आप थोड़ा-सा हमें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी डिवाइडेड मुझे इस वक़्त जो एनालिसिस भी है, जो खबरें भी हैं, वो लग रही हैं और हर कोई ऐसे लगता है कि अपने जो पसंदीदा फ़रीक है, उसको बेल आउट कर रहा है और दूसरे पर ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक कि जो मौजूदा क्राइसिस है और ख़ास तौर पे जो एक आपके बकौल ऑल आउट वॉर की शक्ल जो है अभी इख्तियार कर चुका है और उसको कंटेन करने के लिए जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो अपनी जगह एक्टिव है। अ, हमास की तरफ से ये जो अटैक किया गया 7 अक्टूबर को, ये एक लिहाज से उनका वेल थॉट आउट प्लान था और इसे आमतौर पे तो यही ख़्याल किया जाता है कि शायद ये कोई रातों-रात उन्हें ख़्याल आया। असल में हमास की स्ट्रगल जो है, अगर मैं आपके नाज़रीन और सामीन को बता सकूँ, ये इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत के नाम से एक फ़लस्तीनी तंज़ीम है, जिसका जो सियासी स्कूल ऑफ थॉट है वो अख़वानुल मुस्लिमून है। हुँ, हुँ। और ये खित्ते में आप कह लीजिए जो अ, आज़ादी फ़लस्तीन का प्रोजेक्ट है या जो क़िबला अव्वल की आज़ादी का प्रोजेक्ट है, उसको ज़रा फ़ास्ट ट्रैक पे करने के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई गई। अदरवाइज़ तो अरब खित्ते में जो अख़वान था, उसी का एक इन्फ्लुएंस, उसे ही जो मुल्की सियासत या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जो भी जो खित्ते के कंटेंशियस इश्यू थे, उनका एक लिहाज से कस्टोडियन ख्याल किया जाता था। तो ये एक नौजवानों के, आप कह लीजिए, एक ग्रुप ने इसको लॉन्च किया था 84 में और उसके बाद से ये मुख्तलिफ इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मुज़ाहमत ही प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें ये इनका जो इसराइली जो फ़ोर्सेस हैं और जो इसराइली टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स, उनको ये हिट करते थे और उसके नतीजे में एक राय अम्मा जो है इस कज़िये के हवाले से हमवार करने की ये कोशिश करते थे। लेकिन उसके साथ-साथ इन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मिलिट्री एक्शन या इसी तरीके से जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हैं, वो ही आपको अपने मकसद की तरफ करीब नहीं करेंगी। उसके लिए थोड़ी-सी पॉलिटिकल स्ट्रगल का फ्लेयर जो है, वो भी डालना इन्होंने चाहा और उसको इन्होंने एक लिहाज से जो अमली सियासी ज़िंदगी में या सियासत के मैदान में भी इन्होंने अपनी किस्मत आज़माई। और 2006 में ये एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके तकरीबन 75% नशिस्तें जो फ़लस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें इन्होंने विन की। हुँ। लेकिन जिस अंदाज़ से इनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, ये जिस तरीके से इनका ये हमला बहुत ज़्यादा हैरानकुन है, इसी तरीके से इनकी ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है, ये भी उस वक़्त जो है बहुत सारी फ़ोर्सेस जो हैं, जो इनके अगेंस्ट थी या इसराइल के हामी थी, उनके लिए कोई हज़म नहीं हो सकी वो चीज़। उन्होंने जिस तरीके से इब्तिदा में ही 2006 के बाद से ही ऑनवर्ड जो है, इसकी जो फ़रीक़ मुख़ालिफ़ कह लीजिए, सियासी हरीफ जो है फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी, हुँ। उस वक़्त वो यासर अराफ़ात साहब उसको लीड कर रहे थे और ये जो महमूद अब्बास साहब उनके वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए थे, तो इनका आपस में एक आप कोलिजन हो गया और मामलात ख़राब हो गए। तो जिसके नतीजे में ये 2007 में जो गज़ा का इलाका है, जो गज़ा की पट्टी है, ये टोटली इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम में आ गई। तो इन इसकी ये जो छोटी-सी तकरीबन 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पीस है, यानी इसके आप जनूब से शुमाल की तरफ ट्रैवल करें तो 25 मिनट में आप पूरा गज़ा की पट्टी जो है वो कवर कर सकते हैं, उसके दौरान सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया की डेंसली पॉपुलेटेड आबादी है या स्ट्रिप है कि जहाँ पे तकरीबन 23 लाख नफूस जो है वो रहते हैं और इसको उन्होंने इंतज़ामी तौर पे 5 गवर्नरेट्स में जो है वो तक़सीम कर रखा है। अभी जो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं खबरों में, जिसमें इसराइल की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि लोग नॉर्थ से
साउथ की तरफ चले जाएं। तो ये नॉर्थ में बेसिकली एक उनकी इंटरनेशनल क्रॉसिंग है जो ऑक्युपाइड यानी जेरूशलम या उस तरफ जाती है, और जो जनूब में जो उनकी क्रॉसिंग है वो उन्हें मिस्र के साथ कनेक्ट करती है, जो रफा के नाम से, या उनका करम अबू सालम जिसको वो अपने इब्रानी जुबान में कहते हैं। तो ये दो उनकी अहम आउटलेट्स हैं। तो ये जो अभी 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, उससे पहले हमास जो एक मुसलसल स्ट्रगल कर रही थी, और उनके साथ जो मुख्तलिफ अमन माहिदात के नतीजे में जिस अंदाज से उनके सियासी हरीफ वो समझते हैं कि उनको डिच किया गया था और वो ट्रैप में आ गए थे, और उसके बाद से जो यानी जो आप कह लीजिए जो आज़ादी फ़लस्तीन या किबला अव्वल की आज़ादी की मंजिल बकौल उस तंजीम के वो दूर होती जा रही थी बजाय वो करीब आने के। और अब उन्हें खासतौर पे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ओस्लो माहदे में जो बहुत सारे उन्होंने माइलस्टोन तय किए थे कि हर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, तो उसमें दो इश्यूज कंटेंशियस ऐसे थे कि जो उन्होंने उस वक्त फाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए रख छोड़े थे। एक तो अल-कुद्स शरीफ यानी मशरकी बैतुल मक़दस का जो स्टेटस है, और दूसरे नंबर पे जो फ़लस्तीनियों का राइट ऑफ रिटर्न, कि जो डायस्पोरा में रहने वाले फ़लस्तीनी हैं, आया उनको इसराइल या फ़लस्तीन जहाँ से ओरिजिनली वो डिस्प्लेस हुए हैं उनको वापस आने दिया जाए या नहीं। तो ये चीज़ें अब उन्हें लग रहा था कि अगर वो लोग वापस नहीं आते और उसके नतीजे में एक अक़लियत में फ़लस्तीनी जो हैं वो बनते जा रहे हैं, और इसराइल जिस अंदाज़ से आए रोज़ ग़र्ब उर्दन में और दीगर इलाकों में जो अपनी ज्यूइश सेटलमेंट है वो एक्सपैंड कर रहा है, नित नए लोग ला के आबाद कर रहा है, और उन्हें तरह-तरह के जो ख्वाब दिखा के यहाँ पे आबादकारी उसकी हो रही है। तो ये एक ऐसा परमानेंट चैलेंज था हमास के लिए कि जिसकी बिना पे उन्हें ये उन्होंने तकरीबन इस साल के आगाज़ से मार्च से ही एक राइट ऑफ रिटर्न मार्च का आगाज़ किया। वो उन्होंने इसी गज़ा की सरहद के करीब जो है, वो हफ्तावार उनकी एक्टिविटी होती थी हर जुमे के, और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा थॉरो होमवर्क किया कि जिसके नतीजे में इस पूरे इलाके की उन्होंने बहुत डिटेल रेकी की, और यहाँ पे जो लूप होल्स हैं उन तमाम को चेक किया मिलिटरीली भी और स्ट्रेटेजिकल पोजीशन उसकी। और उसके बाद फिर ये जो उन्होंने ओकेजन चुना 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को बुनियादी तौर पे 50वीं बरसी कह लीजिए, सालगिरह कह लीजिए, जो इस अरब इसराइल जंग थी 67 की, जी, जी, जी। 73 की वो लगी थी, और उसके 50 बरस मुकम्मल हुए थे, गोल्डन जुबली उसकी मनाई जा रही थी। और उसी रेफरेंस से यहूदियों का एक बड़ा त्योहार जिसे वो कहते हैं ईद उल अर्श के नाम से, वो तकरीबन वीक लॉन्ग हॉलीडेज के साथ जो है मनाया जा रहा था, और ये आखिरी दिन था उसका। और ये इस नौइयत की एक्टिविटी थी कि जिसको बड़ी इसकी हिस्टोरिकल रूट्स हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, और किस इसमें थोड़ा मजहबी पहलू भी था और थोड़ा सा फैन फेयर या जुबिलेशन का पहलू भी था। तो उन्होंने जो करीब तरीन यहूदी बस्तियां थी, असल में गजा के अंदर यहूदी बस्तियां मौजूद थी, लेकिन इसराइल के लिए बहुत ही टफ मज़ाहमत की वजह से वहां पे अपना कयाम उन यहूदी बस्तियों को कायम रखना नामुमकिन हो गया था। तो 2005 में यूनिलैटरली इसराइल ये यहूदी बस्तियां छोड़ के एक बफर जोन क्रिएट करके वहां से 5-7 किलोमीटर पीछे चले गए थे। तो वो जो बफर जोन था वो एक लिहाज से हमास के लिए रुकावट भी थी, लेकिन हमास ने अपने थोरो होमवर्क के जरिए उसका तमाम इन आउट जो है वो मैयर कर रखा था, और उन्होंने फिर इस मौके को गनीमत जान के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव जो है या अटैक आप कह लीजिए वो लॉन्च किया। और उसकी जो अभी उसका जो फॉल आउट है वो आपको अंदाजा हो रहा है कि माजी में होने वाली तकरीबन 2007 से ऑनवर्ड 4 जंगों में जितना नुकसान यानी यहूदियों इसराइलियों का हुआ, उसमें सिर्फ पहले ही दिन उतना नंबर ऑफ कैजुअलिटी उनका मिलिट्री का भी और उनके जो सिविलियन पॉपुलेशन का भी तकरीबन 1500 के करीब इस वक्त जो है, या 1700 के करीब फिगर बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लॉस था इसराइलियों के पार्ट पे, और उसकी वजह से नेतन्याहू हुकूमत के लिए कि जो ज़ाहिर है जिस अंदाज से दुनिया भर से लोगों को ला के आबाद कर रहे थे, और इंटरनेशनल मुखालफत के बावजूद वो इस सेटलमेंट के प्रोसेस को लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से खुद उनकी जो जो उन्हें पैट्रनेज हासिल थी, चाहे वो वाशिंगटन से हो या दीगर वर्ल्ड कैपिटल से, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी जो है वो देखने में आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे थे, और अब जो उनके लिए इसका दिफा करना और उसके दिफा में एक पूरी जंग जो मुसल्लत करना,
वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आपके इल्म में होगा कि जी जी, यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल मैं करता हूँ, फिर मेरे यकीनन दोनों दोस्तों के पास भी सवालात होंगे। ये जो बात आप कर रहे हैं हमास के हमले की, और आपने कहा कि ये एक वेल थॉट आउट प्लान था, इसके हवाले से कुछ जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो पैदा होते हैं। एक कि इसके कोई लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस हैं उनके बारे में हमास ने सोचा था? अब जैसे एक सोच ये है कि उन्होंने ये हमला तो कर दिया, उससे जो फौरी तौर पर उन्होंने जो अचीव करना था वो कर लिया, लेकिन उन्होंने निहत्थे फलस्तीनियों को इसराइल के वो एक तरह से भूखे शेर के सामने डाल दिया, और जो मौका वो इतने अरसे से ढूंढ रहे थे वो मौका उनको मिल गया अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का। दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर वो टारगेट सिर्फ इसराइली फोर्सेस को करते, क्योंकि उन्होंने भी सिविलियंस को टारगेट कर लिया, तो इतने अरसे से वो जो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल का हाई मॉरल ग्राउंड था फलस्तीन के पास, वो शायद लूज कर दिया उन्होंने। जी, इसमें जो लॉन्ग टर्म मकासद थे उसमें जो मैं उसी तरफ आ रहा था, आपके सवाल के नतीजे में वो चीज़ थोड़ी सी अब मैं ऐड करूंगा कि एक तो उनका यही था कि जो उनके जो फलस्तीनियों की ओवरऑल आप कह लीजिए जो मिजरीज हैं या उनकी सफरिंग है, वो उसे हाईलाइट करना चाहते थे कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो एक रीजनल पॉलिटिक्स में आपको एक डायनामिक्स नजर आ रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन टुवर्ड्स इसराइल का जो है वो एक हमें पहलू देखने को मिल रहा था। और उसमें तकरीबन 2-3 साल पहले जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड की शक्ल में एक बहुत ही लैंडमार्क नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया गया, और उसमें खासतौर पे यूएई, बहरीन और उनके साथ ये मराकश और सूडान, ये तमाम लोग जो हैं उस बैंड वैगन का हिस्सा बने। और अब शुनीद ये थी, जिस अंदाज से खबरें भी आ रही थी और बहुत ज्यादा इस बारे में होमवर्क भी किया जा रहा था, कि सऊदी अरब जो है वो शायद इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की अगली डेस्टिनेशन थी। तो इस वक्त जो था और ये एक ऐसा, आपके इल्म में होगा कि जब ओस्लो अकॉर्ड किया गया तो ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन किया गया था। उसके बाद से अब आप ये तमाम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए, इस दौरान मसला फ़लस्तीन जो है वो उजागर होने के बजाय वो बैक बर्नर पे ही जाता रहा, क्योंकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहां पे इंस्टॉल की गई और जिस अंदाज से उनको इंटरनेशनली एड और सारी चीजें मिलती रही, तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से वो लोग अकले कुल या मुख्तार कुल बन बैठे गरब उर्दन के इलाके के, और उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक बाकी नहीं रहा गजा स्ट्रिप के साथ। तो वो जो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला हम सुनते हैं या थ्योरी सुनते हैं, वो इन लेटर एंड स्पिरिट हमें फलस्तीन के अंदर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दी। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, यानी ये दो टारगेट थे, एक तो अपने इस इशू को हाईलाइट करना, और दूसरा ये जो इंटरनेशनली एक नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा शोर और सुना जा रहा था, उसको भी एक लिहाज से उस रोक लगाना या उसको एक लिहाज से सबोताज करना। तो मैं समझता हूँ कि इस हद तक तो वो कम से कम कामयाब रहे हैं। जिस तरह इस जंग के फौरन बाद या शुरू होते ही जिस अंदाज से सऊदी अरब की तरफ से ऐलान देखने को मिला है कि हम इस प्रोसेस को अभी वो थोड़ा सा मुंजमद कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मामला जो है इसके हक में नहीं है। और ये एक उनकी, लेकिन इसके साथ जो ह्यूमन लॉस या जो जंग का एक खासतौर पे बैकलैश था, उनके हमले का बैकलैश था, वो उनके जहन में यकीनन मौजूद था, क्योंकि माजी में होने वाली जितनी भी जंगें हैं, जितने भी उनकी तरफ से, चाहे उसमें इनिशिएटिव हमास के रॉकेट्स की शक्ल में होता था या किसी स्यूट बॉम्बिंग की शक्ल में होता था, उसमें बैकलैश यकीनन एक बड़ी मैग्नीट्यूड का जो है वो फलस्तीनियों पर ही आता था। और हमास को अपने, क्योंकि एक थोड़ी सी पॉपुलर जमात होने के, एक पॉपुलर एजेंडे को जिस अंदाज से लेके चल रहे थे, उसकी बिना पे ये एतमाद, आप इसे जरूरत से ज्यादा भी कह सकते हैं, वो हुआ कि उन ये लोग सारे के सारे उनकी हमायत में खड़े होंगे। और माजी में जितनी भी जंगें हैं उसका अगर आप बाद का वो डिस्ट्रक्शन देखें या उसमें उसका रीबिल्ड का प्रोसेस देखें, तो आपको हर बार जो है जितने लोग वहां जंग के दिनों में मुकीम थे, बाद में भी उतने ही लोग वहां मुकीम, यानी इन लोगों के पास या तो हम कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है कि ये वहां से एग्जिट कर सकें, या इनको कोई मुल्क वेलकम नहीं करता, या फिर हम इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी की जाती है, हमास के लोग इसको ये भी कहते हैं कि जी ये सारी हमारी पॉपुलर सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव, और बेसिकली इन्हीं लोगों के दिल दर्द दूर करने के लिए
इन लोगों की जो सफरिंग्स हैं उनको कम करने के लिए या वंस फॉर ऑल खत्म करने के लिए ये सारा हमने जो मैदान जंग जो है वो सजाया है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है जावेद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, बड़ा आपने जो इसका पस मंज़र बताया और मौजूदा हालात से इसको रिलेट किया। एक तो इस पे रोशनी डालें ज़रा कि क्या जंग बंदी की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं और इस्लामी ममालिक का इस कोई असर रसूख है? कोई वो इसको बंद कराने में कुछ कोई कितना एक किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला, जो हमेशा इस तरह के क्राइसिस में जो है उसको बड़ी वेटेज दी जाती है, वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का था। खास तौर पे वर्ल्ड बॉडीज लाइक यूएन, ह्यूमन राइट्स वॉच, फिर डब्ल्यूएचओ, उनकी तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पैदा हो रहा था उसको बहुत बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया गया और उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल, सख्त रद्द-ए-अमल, खासतौर पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ बैकलैश इसराइल ने दिखाया, वो अब तो खुद सारे लोग उस पर यकसू हैं। और यही बात एंटनी ब्लिंकन साहब के साथ जिनकी भी मुलाकात हुई है, उसमें यही कहा गया कि इसराइल का जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है उसको तो हम मानते हैं, लेकिन ये जितना भी अटैक का मैग्नीट्यूड है ये उससे सरपास कर गया है। तो अब एक लिहाज से इसमें यानी ह्यूमन लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, इसको रोकना चाहिए। तो इसी वजह से एंटनी ब्लिंकन साहब का जो अभी 6 मुल्कों का दौरा है, अभी लास्ट उनकी डेस्टिनेशन इजिप्ट थी, और इजिप्ट से ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो भी इसी नौयत का एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड रिएक्शन जो है या जो अपना मौकफ है उनके सामने बयान करेगा, क्योंकि हमें जो इस खत्ते में जो सबसे बड़ा यानी इसका अगर किसी को फायदा होना है या नुकसान होना है इस जंग का, तो वो मिस्र ही है। क्योंकि मिस्र में आपको पता है कि दिसंबर में इलेक्शन का डोर डाला जाना है और सीसी साहब जो हैं वो तीसरी बार मुद्दत सदारत के ख्वाब देख रहे हैं। अगर ये जंग जो है इसी अंदाज से यहाँ जारी रहती है और जो इसराइली धमकियां या जो इसराइली मंसूबे हैं कि हम गजा खाली करवा के जो सारा सीना में इनकी आबादकारी करेंगे, तो ऐसी सूरत में सीसी साहब तीसरी बार सदर तो नहीं बनते। क्योंकि माजी में भी इसी अंदाज से जब 2006 के इलेक्शन को नहीं माना गया और यहाँ पे ईरान ईरान करके इनका मुखालफत की गई हमास की, तो ये एक ऐसा इसका इन्फ्लुएंस ट्रेवल हुआ इनसाइड मिस्र कि वहां पे फिर मुर्सी साहब जीत गए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने मौजूद है। तो इस लिहाज से मिस्र बहुत पर्टिकुलर है खासतौर पे इस जंग के हवाले से। इसी वजह से उन्होंने सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ और तुर्की के साथ मिलकर जो है, और खासतौर पे अभी क्योंकि ईरान की तरफ से जो ये जंग के रद्द अमल में जो थोड़ी सी उनका एक स्ट्रॉन्ग मौकफ सामने आया कि हम भी शायद इस जंग में जंप इन कर सकते हैं, और उसकी इंडिकेशन हमें जो हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ रॉकेट फायरिंग और कुछ इस तरह की इनकर्जन की इतलात मिली हैं, वो ये बता रही हैं कि ईरान जो है वो इस मामले में काफी परटर्ब है और मुमकिन है कि वो इस जंग में किसी न किसी अंदाज से कूद पड़े। लेकिन क्योंकि उनकी जो अप्रोचमेंट अभी सऊदी अरब के साथ हुई है और उसमें चीन जैसा मुल्क जामिन है, तो वो बहुत ज्यादा इस वक्त उनके हाथ एक लिहाज से बंधे हुए हैं। अदरवाइज आपके इल्म में है कि ईरान के जो खत्ते के हवाले से एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, चाहे वो सीरिया में हो चाहे वो यमन में हो, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और इसी वजह से ईरान का एक खत्ते के जो अरब ममालिक हैं उनके साथ एक स्ट्रेन्ड रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता था। लेकिन अब इस सऊदी और ईरानी अप्रोचमेंट के बाद एक उम्मीद की किरण जो है या एक उम्मीद का दर जो है वो खुला है। लेकिन वो कब, अब इस जंग के बाद जो है ज़ाहिर है उसकी डायनेमिक्स भी डिस्टर्ब हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब भी उतना ही ज्यादा पर्टिकुलर है जिस तरीके से मिस्र जो है अपने इस पूरे क्राइसिस के हवाले से है। और सऊदी अरब जो है उन्होंने जितनी आप कह लीजिए होमवर्क कर रखा था इस पूरे प्रोसेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन के शामिल होने का, और उसके नतीजे में जो भी खत्ते की एक डायनेमिक्स चेंज होनी थी पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली या इकोनॉमिकली, वो सारी की सारी जो है अब मैं समझता हूँ कि उनका वो जो 2030 प्लान है कहीं उसके साथ कंसाइड कर जाएगी, उससे पहले ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं होने वाली। गिलानी साहब। ना, बहुत शुक्रिया जी मंसूर साहब। मैं सिर्फ दो सवाल रखना चाह रहा हूँ। एक तो आपने इस तासुर को तकवीत दी कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का इरा चल रहा था शायद ये उसको ख़राब करने के लिए, इसकी एंटोनी ब्लिंकन साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि लगता है कि ये इसके लिए किया गया था। आपके ख्याल में ये तासुर कितना दुरुस्त है, और अगर ये तासुर सही है तो फिर इसका फार इम्पैक्ट क्या होगा इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे? और दूसरा इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है
कि पाकिस्तान में भी जब से ये आपने फर्स्ट इरा की बात की यूएई और बहरीन के हवाले से, तो उससे पहले ही पाकिस्तान में भी ऐसी चहमगोइयां हो रही थी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो पाकिस्तान इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आपके ख्याल में कितना शामिल रहा है, या अगर नहीं भी रहा या करना चाह रहे थे कुछ ताकतें, तो पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए जी, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तो हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी हो या डिफेंस पॉलिसी हो, उसमें रिसीविंग एंड पर ही रहा है। तो यहाँ पे भी वो जो एक हरमैन शरीफैन के जो कस्टोडियन हैं, वो अगर इस सारी कैंपेन को लीड कर रहे थे, तो हमारे अगर वो मिसाल के तौर पे अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आते हैं या इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, तो हमारे पास बीइंग अ फेथफुल फॉलोअर सिवाय इसके और कोई ऑप्शन नहीं था कि पीछे इस इमाम के। तो ये जो सिचुएशन बनी थी, और अगर आप अभी जो वजीर आजम साहब का जो इमीडिएट ट्वीट था इस क्राइसिस के बाद वो देखें, या उससे पहले फॉरेन ऑफिस की जितनी भी, उसमें हमें एक अपेरेंट शिफ्ट नजर आती है उस स्टैंड पॉइंट से कि जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन रहा है, कि जिसमें टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं की जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं इस इशू पे, उसकी रोशनी में जो हल था, और ख़ासतौर पे बैतुल मक़दस को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने के हवाले से, तो यहाँ टू स्टेट का मतलब ये है कि हमने इसराइल का कब्जा जो है या उसका ऑक्यूपेशन वो ऑन दी हिस्टोरिकल लैंड ऑफ पैलेस्टाइन में तस्लीम कर लिया, और अब बामरे मजबूरी जो है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या हम कमज़ोर हैं या हम गिव इन कर गए हैं, तो हम एक पैरेलल स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो इस फ़लस्तीनी स्टेट के साथ जो है उसको तस्लीम करने पे। लेकिन यहाँ पे जो आपको ओवरऑल चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इस वक़्त इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को तो फ़रीक मानने का ही रवादार नहीं है। अगर आप अभी यूएनजीए का इजलास देखें, तो जब महमूद अब्बास जो हैं फ़लस्तीनी सदर के तौर पे रोस्टरम पे खिताब के लिए पहुंचे हैं, तो हॉल में बैठे हुए इजरायली डेलीगेट्स जो हैं वो उठ के चले गए हैं। यानी आप तो उनकी एक पब्लिक मीटिंग में भी बात सुनने के तैयार नहीं है, तो कुजा आप उनके साथ किसी निगोशिएशन टेबल पे, और ख़ास तौर पे वो भी उन मसाइल को डिस्कस करने के लिए कि जिनको आप अपनी रेड लाइन करार दे चुके हैं कि इस पर कोई बात नहीं है, और उसकी हैयत और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बदलने के लिए आप दुनिया भर के कैपिटल्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने सफारत खाना तेल अवीव से बैतुल मक़दस मुंतकिल करें, ताकि कम से कम ये डिबेट तो वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए कि जी ये किस रियासत का दारुल हुकूमत बनना है। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल एजेंडा है, और जिसे कहना चाहिए इसमें ज़ाहिर है इस वक्त जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है और जिस अंदाज से इस पूरे गेम प्लान को लेके चल रहे हैं, उसमें तो यानी मैं समझता हूँ कि ये जो हमास की अब एक एक्टिविटी है, या इसे अगर आप फलस्तीनियों का नाम देना चाहें, तो उस माजरत जी, उसके बाद जो सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, कम से कम नॉर्मलाइजेशन की जो ट्रेन है वो तो काफी गो स्लो हो गई है, और उसका उसका दोबारा उस रफ्तार पे आना, चीजें करना, मैं समझता हूँ उसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी या जो एंटी हमास ग्रुप जो है उसके साथ मुज़ाकरात नहीं, अब हमास को भी ऑन बोर्ड करना होगा। अदरवाइज जो है यही यही लड़ाई झगड़ा जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो सफरिंग है वो आम फलस्तीनियों की है, और वही बेचारे जो है इसराइली जंगी मशीन का जो है वो ईंधन बनते हैं। बिल्कुल सही। मंसूर साहब, इस मामले के इतने पहलू हैं कि इन पर गुफ्तगू के लिए एक निशस्त तो बड़ी कम है, इसलिए हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन आखिर में अगर मैं गुफ्तगू को रैप अप करने के लिए आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, टाइमलाइन क्या लगती है कि ये कितना लंबा चलेगा, या इसको डिफ्यूज करने की जो कोशिशें हैं वो अभी कामयाब हो जाएंगी? क्योंकि इमीडिएट जो थ्रेट है कि अगर इसराइली फौजें वाकई गजा पर बड़ा हमला कर देती हैं जो वो प्लान कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्योंकि यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी तो यही अंदाजे लगाए जाते थे, लेकिन अब इतना लंबा अरसा हो गया है और वो खत्म नहीं हुई है। तो इसका क्या लग रहा है आपको कि ये कितना लंबा अरसा चलेगी या जल्दी खत्म हो सकती है इन कोशिशों के नतीजे में? देखिए जी, ये कोशिशें जो इमीडिएटली एक जंगबंदी की कैफियत तो पैदा कर देंगी, लेकिन वो जो इशू है उसके हवाले से जो एक चिंगारी सुलग रही है वो नहीं बुझ सकती, वो किसी भी वक्त दोबारा आग भड़क सकती है। अभी जो सिचुएशन इस वक्त वहाँ पे गजा के अंदर हमें देखने को मिल रही है वो यही है कि
जंगबंदी के लिए तो जो कोशिश हो रही है वो यकीनन शायद इफेक्टिव हो जाए, लेकिन उसके पैरेलल जो इसराइल में एक्टिविटी हो रही है वो हमें एक लंबी जंग की तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे जितने भी अमेरिकन नेशनल्स हैं, खासतौर पर मोस्टली जो इजरायली नेशनल्स हैं वो ड्यूल नेशनल हैं, या तो उन मुल्कों के हैं जहां से वो यहाँ लाए गए हैं, या अमेरिका ने या उनके साथ जो बरतानिया उनके वो नेशनल्स हैं। तो अब बाकायदा शिप्स जो है सुनने में आया कि मूव कर दिए गए हैं अमेरिका से, और इन लोगों को यहाँ से विकेट किया जा रहा है। तो ये एक लिहाज से मुझे लगता है कि एक जंग जो इसराइल के पार्ट पे तो कम से कम उसकी तैयारी दिखाई देती है। अब इसमें किस अंदाज से जो दूसरा फरीक है उसे अपने हथियार या अपने आप को, और जहां तक आपने बात की कि एक ग्राउंड इनकर्जन या जिस अंदाज से इसराइल एक अटैक करना चाह रहा है, इसराइल जो है उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि फलस्तीन का जो इलाका है, खासतौर पर जो गजा स्ट्रिप है, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का जो है वो सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसे वो गजा मेट्रो के नाम से जानते हैं। वो और वो बहुत ही मॉडर्न किस्म की जो बड़ी डीप और फोर्टिफाइड किस्म के बंकर्स या स्ट्रक्चर मौजूद हैं, क्योंकि ये जितना भी आपको अभी वहां पे इमारतें नजर आ रही हैं, उनमें से कोई भी ऐसी महफूज इमारत नहीं है कि जहां ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है या मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो हो सकती। तो ये उसी नौइयत की सारी चीजें उन्होंने पूरा एक लिहाज से एक गजा आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की शक्ल में ऊपर नजर आता है, और सेम आपको ये जो है गजा मेट्रो की शक्ल में उनके जो मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं, जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वो तमाम की तमाम आपको जेर जमीन नजर आती हैं। और इन्हीं सुरंगों को उन्होंने लिंक अप करते हुए 2-3 बार जो है माजी में भी इसराइल के अंदर से जाके इसराइलियों पे अटैक किया, आर्मी पे, और उनका फेस टुवर्ड्स गजा था, उन्हें नहीं पता वो पीछे से उनको हिट किया गया। तो अब जब ऐसी एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए, और जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, आपके इल्म में होगा कि अफगानिस्तान में भी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो वहां पे भी अमेरिकन जो नेटो फोर्सेस है उनके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना बड़ा मुश्किल था, ता वक्त है कि उन्होंने एक अपने लिए फिजिबल एनवायरनमेंट, और यही जो सिचुएशन थी वो इराक में थी, और इराक में जब तक वो सारा नीचे से मज़ाहमत खत्म नहीं हुई उस वक्त तक जो अमेरिकन फोर्सेज हैं वो वहाँ इराक में नहीं उतर सकी। तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसका अपना जो एक स्पेसिफिक मूड या पैटर्न है, मैं समझते हैं वो परमिट नहीं कर रहा है इस वक्त इसराइल को ग्राउंड इनकर्जन के लिए। अदरवाइज वो अपने जो मैकेनाइज्ड कॉलम है वो ला के खड़े कर दिए हैं उन्होंने, और जो अपनी आर्टिलरी है, क्योंकि इस वक्त उनकी जो एरियल बॉम्बिंग है उसमें उनको वो नताइज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस इमारत को तो वो खाली करवा के हिट करते हैं वो इमारत तो गिर जाती है, लेकिन उसमें ह्यूमन लॉस नहीं होता। तो अब जो उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज की थी कि वो आबादी वाली इमारतें जो है बगैर प्रायर वार्निंग जो है उनकी छतों पे बम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा आपको ह्यूमन राइट्स तंजीमें, यूएन, इनका शोर सुनने को मिला, और फौरी तौर पे जो एक डिप्लोमेसी जो है वो देखने को मिली। अगर वो माजी में भी जो जंगें हुई हैं, जो 2000 आई गेस 8-9 की जंग थी, वो 55 दिन चली थी, तो उस सूरत उस वक्त भी तकरीबन इसी तरह लॉस हो रहा था, और इतनी बड़ी तादाद में इमारतें गिराई जा रही थी, लेकिन उसमें इसराइलियों के पार्ट पे जो अटैक हुआ था उसमें इतना नंबर ऑफ कैजुअलिटी नहीं था। उस वजह से एक लिहाज से वहां थोड़ी सी उनको तसल्ली थी कि हम शायद अपने मकासद हासिल कर लें। लेकिन फिर 3-4 साल बाद जो है एक बार दोबारा से ही ये इशू शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर इस पीस प्रोसेस को भी लेके चलना है, किसी मंतकी अंजाम तक लेके जाना है, तो फिर तमाम स्टेक होल्डर, चाहे उसमें कोई किसी भी दर्जे का हो, क्योंकि देखिए अगर आप किसी तंजीम को, किसी इदारे को दाइश करार दे के, अलकायदा करार दे के ब्रांड तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि उस दाइश और उस अलकायदा के अंडे बच्चे हमें आज भी नजर आते हैं। तो ये लोग जो मासेस में काम करते हैं और खासतौर पे एक यूथ के लिए अपील रखते हैं, वो तंजीमें, ये तहरीकें आप रातों रात खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए जो एक पूरा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, उनका एक ब्रेन वॉशिंग कह लीजिए या उनका एक माइंडसेट चेंज करना जो है, ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है, जो मैं समझता हूँ खित्ते में जिस तरह के रिसोर्सेज हैं और खासतौर पर अरब ममालिक के पास जो रिसोर्सेज है वो यकीनन इसको करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उन्हें भी अपना दिल जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। और जैसे घर का बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसकी इस्लाह के लिए माँ और अब्बा को भी बच्चे को लाड करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसी नौइयत की पैम्परिंग जो है वो इन
जिसे कहना चाहिए डिस्टर्ब अजहान को या ज़हनों को जो है वो मिलेगी, तो यकीनन वो भी कौमी ज़िंदगी के धारे में, कौमी सियासत के धारे में, और ख़ास तौर पे जो ग्लोबली उनकी जो कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, जो भी उनकी सलाहियतें, और फ़लस्तीनी सलाहियतों से माला-माल, आप ख़ास तौर पे अवैस सलीम साहब जानते हैं जिस मुल्क में इनका क़याम और मस्कन है, कि वहाँ डायस्पोरा की शक्ल में जो फ़लस्तीनी मौजूद हैं, वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं अपने-अपने शोबों में, और बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो बिल्कुल, सिर्फ तो ये फलाफल और सलाद ही नहीं बेचते, वो और भी बहुत कुछ बेचते नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल फ़लस्तीनी डॉक्टर्स हैं, तकरीबन हर शोबे में जो है वो उनकी रिप्रेज़ेंटेशन है, बहुत बड़ी उनकी कम्युनिटी है। लेकिन मेरा ख़्याल है ये जो आखिर में आपने बात की है, यही बॉटम लाइन है, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आप अगर किसी को पुश करते रहेंगे और वो ऐसी सिचुएशन पर पहुँच जाएगा जहाँ उसको लगे कि वो नथिंग टू लूज़ है उसके लिए और कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहा, तो फिर डेस्परेशन में वो बहुत खतरनाक हो जाता है और वो फिर जो है वो हमें इस हमले की सूरत में भी नज़र आया है और वो मेरा ख़्याल है कि जो ग्लोबल पीस है और रीजनल पीस है उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो उम्मीद यही करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि ये जो इस वक़्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, ये शॉर्ट टर्म में भी इसका कोई हल निकलेगा और लॉन्ग टर्म में भी जो है वो मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँगे, बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि गुफ्तगू का सिलसिला हम इस पे जारी रखेंगे और मंसूर साहब को भी ज़हमत देते रहेंगे कि ताकि ये हमारी रहनुमाई करते रहें। आज वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।